हेलो फ्रेंड्स आज से आप लोगों के सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही सीडीपी की क्लासेस जो है स्टार्ट है। देखिए, जो आपका इस बार का सीटेट का एग्जाम होने वाला है आप सभी को पता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जो है आपका एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराएगा और ये लास्ट टाइम जो है आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड पर होने वाला है। तो इसलिए जो अभी से आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जिनका भी इस बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया, 7 जुलाई को जो है आपका यहाँ पर नेक्स्ट सीट का एग्जाम होने वाला है, जिसके लिए आज की इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दे रखा है आपको, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है, जो कि आपका क्या दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये क्या होता है, शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है, जिसे हम लोग विकास के अधोगामी का सिद्धांत यानी कि प्रॉक्सिमल डिस्टल के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। तो देखिए, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है, वो क्या होता है, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही तो प्रोडक्ट होता है। बट इसमें दे रखा है कि हमारे आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है, तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपका दे रखा है, ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बेसिकली हमारे विकास के क्षेत्र कितने होते हैं, 4, ठीक है। PCSC फिजिकल डेवलपमेंट आपका हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, सोशियो डेवलपमेंट आपका हो गया और इमोशनल डेवलपमेंट, जिसमें कि जो सोशियो इमोशनल है इसको एक ही में काउंट कर लेते हैं ना। बट देखिए, जो आपके PCSC हैं, ठीक है, जो फिजिकल कॉग्निटिव सोशियो इमोशनल आपका डेवलपमेंट होता है, ये चारों ही एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर एक बच्चे का जो है शारीरिक विकास यहाँ पर अच्छा नहीं होता है, तो जो उसका संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो भी अच्छी तरीके से विकसित नहीं हो पाएगा और उसका सामाजिक विकास भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा और इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। यानी चारों ही क्या करते हैं, अगर एक विकास के क्षेत्र पर यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है तो ये दूसरे को भी प्रभावित कर रहा है ना। तो ये चारों ही एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, तो ये चारों ही एक दूसरे पर इफेक्ट डालेंगे। बट यहाँ पर दे रखा है आपका कि विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये आपका यहाँ पर गलत दे रखा है ना। अब देखिए, आपका फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। देखिए, जो हमारा डेवलपमेंट होता है इसे क्या करते हैं, हम कभी भी माप नहीं सकते क्योंकि ये आपका जो है संख्यात्मक नहीं होता। हम थोड़ी माप सकते कि हमारे जो है माइंड का विकास, मस्तिष्क का विकास जो है कितना हुआ, तो ये आपका गलत दे रखा है। जो हमारी ग्रोथ होती है ना, इसको हम यहाँ पर माप सकते हैं कि हमारी हाइट कितनी बढ़ी, हमारे जो है वजन कितना बढ़ा, हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं बट डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर था। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर, बच्चों में भाषा विकास किससे संबंधित होता है ना। बच्चों में जो है भाषा विकास किससे संबंधित होता है, केवल आनुवंशिकता से, केवल पर्यावरण से, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, ना आनुवंशिकता से ना पर्यावरण से। तो मैंने आप लोगों को अभी जो है कुछ देर पहले ही बताया था कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, हमारे हेरिडिटी यानी कि हमारे आनुवंशिकता और इन्वायरमेंट वातावरण का क्या होता है, गुणनफल होता है, प्रोडक्ट होता है। तो हमारा भाषाई विकास हो गया या फिर सामाजिक विकास हो गया, सभी प्रकार के विकास जो है इसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, इन्हीं दोनों का जो है प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, ठीक है। जो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट है, भाषाई विकास है, वो किससे प्रभावित होगा, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों से ही यहाँ पर प्रभावित होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा, ठीक है। अब बताना है आपको, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम की यहाँ पर बात हो रही है, केवल मुख श्रवण को प्राथमिकता देता है। तो देखिए, जहाँ पर भी आपके केवल वर्ड आ गए है ना, वो आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। केवल मुख यानी जो बच्चा जो है मुख श्रवण है उसी को प्राथमिकता देना, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो गया। वैसे भी इस ऑप्शन में आपका केवल दे रखा है, तो ये वैसे ही आपका नेगेटिव वर्ड है ना, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, ये वाला ऑप्शन क्या आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक जो बच्चा उसमें क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। प्रत्येक बच्चा क्या है, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सीखेगा, है ना। तो हमें प्रत्येक व्यक्ति की जो है क्षमता, रुचि, ठीक है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही उसको एजुकेशन देनी है। यही क्या होती है आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रगतिशील कक्षा होती है आपकी। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है राइट दे रखा है। अंक उन्मुख होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ हमें बच्चों को कितना अंक लाना है उस पर फोकस करना चाहिए, तो ये आपका गलत दे रखा है। अधिगम के व्यवहारिक सिद्धांतों पर निर्धारित होता है, ये भी आपका यहाँ पर गलत दे रखा है। सेकंड वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है, लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं उपयुक्त इनाम देकर। तो देखिए, इनाम देना, पुरस्कार देना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपके निगेटिव वर्ड होते हैं। हमें बच्चों को इनाम या फिर पुरस्कार नहीं देना है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चा क्या करेगा, इनाम और पुरस्कार के लिए चीज़ों को वो करेगा, है ना। यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है आपका, सख्त सजा देकर। तो हमें बच्चों को दंड नहीं देना, ये आपकी एनईपी भी कहती है और जो है आरटीई भी कहता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये भी क्या होता है, आपका निगेटिव वर्ड होता है। मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, हाँ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्कैप होल्डिंग, जिसकी बात कौन करता है, आपके जो है लेव वाइगोस्की करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो बच्चा होता है जब साइकिल चलाता है तो क्या करते हैं, उसको लोग पीछे से पकड़ के रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर उसको मदद दे रहे हैं, इससे कि वो साइकिल चलाना खुद सीख सके, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पार ढांचा या फिर स्कैफ होल्डिंग भी कहते हैं, है ना। हिंदी में जो है आपको इसके अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे, बाकी इंग्लिश में एक ही नाम है आपका, स्कैप होल्डिंग। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसकी बात कौन करेंगे, आपके लेव वाइगोस्की। इसके अलावा जो उनकी थ्योरी है, इसका क्या नाम है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है, सोशियो कल्चरल थ्योरी उन्होंने दी हुई है। तो इसके बारे में जब हम लोग लेव वाइगोस्की की कंप्लीट थ्योरी को देखेंगे तो कंप्लीटली जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, उनके जो कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी तो मैं आप लोगों का जो है 3 से 4 प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग पूरा डिटेल में चैप्टर वाइज सारी चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवा कर। तो देखिए, उत्तर नकल करवाना, तो इसमें बच्चे का जो है किसी भी तरीके का कोई विकास हुआ ही नहीं। हमें क्या करना है, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है ना। तो इसमें जो है ये बच्चा तो सिर्फ और सिर्फ नकल उतारेगा, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। नकल उतारना भी आपका क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ पर कट जाएगा। हमें क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसको ध्यान से रीड करिएगा, इसमें जो है सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है, ठीक है। जो सही नहीं है उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। अब देखिए, ऑप्शन आपको दे रखा है, बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है, यही क्या है आपका सही नहीं दे रखा है। तो इसलिए यही वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो आपके हार्वर्ड गार्डनर है, ये किसकी बात करते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत की बात करते हैं ना। इनकी थ्योरी का नाम भी अगर आप पढ़ेंगे तो यही है, बहुबुद्धि, मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात जो है ये करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी डायरेक्टली पूछ लेता है कि बहुबुद्धि का जो है सिद्धांत किसने दिया है, तो हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। अब देखिए, जो हार्वर्ड गार्डनर है आपकी, ये क्या कहते हैं कि जो बुद्धि है, जो हमारे इंटेलिजेंस है, ये कई प्रकार की होती है। बेसिकली इन्होंने एनसीईआरटी की अगर बुक को हम देखें तो उसमें 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस यहाँ पर दिया हुआ है। हालांकि इन्होंने कई प्रकार की जो है बुद्धि बताई, बट जो आपका ऑथेंटिक है वो एनसीईआरटी की बुक को ही माना जाता है। तो 8 टाइप जो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि यही जो है आपका सही नहीं है। नेक्स्ट आपका दे रखा है, बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है। ये बात जो है आपकी हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं, तो ये भी बात आपकी सही है। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती, अभी तो कई प्रकार की होती है। मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि जो हार्वर्ड गार्डनर है ये किसकी बात करते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत की बात करते हैं, यानी जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, वो कई प्रकार की होती है, ठीक है। ये भी आपका सही दे रखा है। बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम से संबंध नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो बुद्धिमत्ता है वो किसी एक ही आयाम से जो है संबंधित नहीं होती, बल्कि उसके कई आयाम होते हैं ना। तो ये भी बात आपकी सही दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। पाठ्यचर्या का लचीलापन, पाठ्यचर्या का मानकीकरण, पाठ्य पुस्तकों का संदर्भीकरण, पाठ्य पुस्तकों को रटकर याद करना। तो देखिए, जो एनईपी 2020 है ना, ये किसकी बात करती है, पाठ्यचर्या का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। यानी जो पाठ्यचर्या उसमें क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। हमें बच्चे की इंटरेस्ट, ठीक है, उसकी जरूरत के अनुसार जो है हमें पाठ्यचर्या में चेंज लाते रहना चाहिए। तो यही आपकी क्या कहती है, एनईपी 2020 कहती है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या दे रखा है, पाठ्यचर्या का मानकीकरण, ठीक है, ये आपका गलत है। यानी पाठ्यचर्या जो है फिक्स हो, हम उसको चेंज ही ना करें, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि बच्चे में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, तो हमें उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को चेंज भी करना पड़ेगा, है ना। पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण नहीं, ये भी आपका गलत दे रखा है। पाठ्य पुस्तकों को रट कर याद करना, तो देखिए, रटना, ये सारी चीज़ें, रूट मेमोराइजेशन को हमें बढ़ावा नहीं देना है। तो ये भी आपका क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है। याद करना अगर दिख जाए आपको ऑप्शन में, तो वो वाला ऑप्शन आपका पहले ही गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है, बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। तो देखिए, जो हमारा डेवलपमेंट है, इसको हम सटीक रूप से नहीं माप सकते। हमारा विकास कितना हो पाएगा, कितना नहीं होगा, इसको हम पक्के तौर पर नहीं बोल सकते, ठीक है। हाँ, इसका कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पूर्वानुमान जो है लगा सकते हैं, बट पक्के तौर पर नहीं माप सकते। तो ये आपका क्या है, गलत दे रखा है।
के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। तो देखिए नहीं, ऐसा नहीं है कि हम विकास का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, हाँ कुछ हद तक, ठीक है, कुछ हद तक जो है हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन गलत दे रखा है ना, के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के जो विकास की दर है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। बात आपकी बिल्कुल सही दे रखी है, ठीक है, हम विकास के लिए कुछ हद तक जो है पूर्वानुमान लगा सकते हैं, बट जो विकास की दर होती है, जो रेट होती है, वो क्या होती है, प्रत्येक बच्चे में अलग अलग होती है। हो सकता है जो कोई बच्चा 2 साल में आपका चलना सीखे और कोई बच्चा जो है 1.5 साल में ही चलना सीख जाए। तो ये जो दर होती है, जो रेट होती है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है प्रत्येक बच्चे में। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही दे रखा है, अव्यवस्थित व सतत होता है। तो देखिए नहीं, जो हमारा विकास होता है ये माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है और हमारे कब्र तक चलता है, यानी विकास क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया है जो कि हमारे मृत्यु तक चलती है ना। तो ये आपका गलत दे रखा है और अव्यवस्थित दिया है। बट देखिए जो हमारा विकास है क्या करता है, एक सीक्वेंस में चलता है, ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि आप पहले जन्म लेते ही भागना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, आप पहले क्या करेंगे, पहले जो है बैठना सीखेंगे, फिर चलना सीखेंगे, फिर भागना सीखेंगे, है ना। तो विकास क्या करता है, क्रम में, एक सीक्वेंस में चलता है, बट इसमें दे रखा है अव्यवस्थित होता है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, है ना। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट आपका दे रखा है, आपका क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए सही कथन आपको यहाँ पर बताना है, विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है, वो क्या होता है, एक ऑर्डर में चलता है, एक सीक्वेंस में चलता है, बट इसमें दे रखा है क्रमबद्ध नहीं होता है, ठीक है। मैंने आप लोग को अभी एग्जांपल भी दिया था कि अगर आप जब जन्म लेते हैं तो ऐसा थोड़ी कि जन्म लेते ही आप दौड़ना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, आप पहले बैठना सीखेंगे, चलना सीखेंगे, उसके बाद में दौड़ना सीखेंगे। तो विकास क्या होता है, हमारा सीक्वेंस में चलता है, एक ऑर्डर में चलता है, ठीक है। तो विकास क्रमबद्ध प्रक्रिया है, ठीक है, इसमें दे रखा है क्रमबद्ध नहीं होता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है, विकास अव्यवस्थित होता है। तो नहीं, विकास क्या होता है, व्यवस्थित होता है। तो ये भी आपका गलत दे रखा है, विकास एक सतत प्रक्रिया। ये वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट दे रखा है। जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये क्या होता है, हमारे जो माँ का गर्भ होता है उससे स्टार्ट होता है और हमारे मृत्यु तक जो है चलता रहता है, यानी निरंतर प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। तो ये आपका जो है सही दे रखा है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होता है। तो देखिए जो हमारा डेवलपमेंट होता है ना, आप सभी को अभी बताया हमने, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही क्या होता है, गुणनफल होता है। तो इन्वायरमेंट के अंडर ही तो हमारे सांस्कृतिक परिवेश आ जाता है, जिस संस्कृति में हम रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग तो हमारा व्यवहार होगा, है ना। तो ये वाला ऑप्शन जो है इसमें दे रखा है, सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत दे रखा है, हमारा क्या है, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल सिद्धांतों को सम्मिलित करता है ना। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन जो है कई तरीके से घुमा फिरा करके आपके एग्जाम में पूछ रखा है। और बात करें जीन पियाजे की, तो ये तो आपके एग्जाम के लिए एकदम फेवरेट ही हो गए। यहाँ से हर बार आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन जो है इन्हीं की थ्योरी से रिलेटेड बना है। तो ये जो है इनको तो आप लोग जरूर ही करके जाइएगा। अगर बात करें अनुकूलन की, तो अनुकूलन जो है किन दो मूल सिद्धांतों को सम्मिलित करता है, तो किनको करता है फ्रेंड्स, समायोजन व समावेशन को। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर बात करें समावेशन की, तो ये क्या होता है, जब आप अपनी मौजूदा स्कीमा, अब आपका स्कीमा क्या होता है, तो देखिए जैसे हम अलमारी में जो है सारे कपड़ों को संगठित वे में रखते हैं ना, कि इसमें आपका पैंट होगा, इसमें आपका शर्ट होगा, है ना। उसी तरह हमारी जो माइंड होता है उसमें क्या होता है, स्कीमा होता है, जिसमें कि हम सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में, संगठित वे में रखते हैं, है ना। तो अगर बात करें समावेशन की, तो समावेशन आपका क्या होता है, जब हम जो हमारा ज्ञान है, जो हमारे पास मौजूदा ज्ञान है, उसमें जस्ट किसी चीज़ को ऐड कर लेते हैं, है ना, जस्ट किसी चीज़ को ऐड कर लेते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका समावेशन होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, मौजूदा ज्ञान में बस किसी चीज़ को ऐड कर लेना, क्या हो गया आपका समावेशन, ठीक है। बट समायोजन आपका क्या होता है, जब हम जो मौजूदा ज्ञान है उसमें संशोधन के साथ, मॉडिफिकेशन के साथ जो है किसी चीज़ को ऐड करते हैं, तब वहाँ पर क्या होता है आपका समायोजन। आप सभी के लिए 2 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, इनको मैं जब जीन पियाजे की आपकी कंप्लीट थ्योरी कराऊंगी तो उसमें जो है जो सारे आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करती चलूंगी, और जो क्वेश्चन बने हैं जीन पियाजे से रिलेटेड उनको भी मैं आप लोगों को वहाँ पर करा दूंगी, है ना। अब बाकी आपको आज की क्लास कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं आप लोगों को 3 क्लासेस कराऊंगी। पहला तो आपका हो गया CDP, ठीक है,
जो कि आपकी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही क्लासेस आपकी यहाँ पर चलने वाली है। जो है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा कि मैं जो है आपको सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊँ चैप्टर वाइज, या फिर जो है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में आपको थ्योरी के साथ में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए बताऊँ। और दूसरा क्या हो गया आपका ईवीएस, जिसको कि मैं आपका जो 3rd to 5th एनसीईआरटी है आपकी, इसको पूरा अच्छी तरीके से कवर अप कराऊंगी। इसके पहले भी मैंने कवर करा रखी है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के चेक कर सकते हो। बट इस बार जो है आपका जो डिफिकल्टी लेवल है उसको देखते हुए पूरा अच्छी तरीके से 3rd to 5th की जो आपकी यहाँ पर एनसीईआरटी है उसको यहाँ पर कवर अप मैं कराऊंगी। साथ ही साथ जो आपके इन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपके एग्जाम में बने उनको भी जो है यहाँ पर कंप्लीटली कराऊंगी। तो ईवीएस की टेंशन तो आप लोग छोड़ दीजिए, इसमें जो है आप लोग अच्छा स्कोर करने वाले हैं, क्योंकि मैं पूरा बेसिक से आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाली हूँ, है ना। अगर बात करूँ साइंस की, तो देखिए साइंस के लिए अभी आप जो है मुझे थोड़ा सा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा कि आप जो है पूरा बेसिक्स क्लास चाहते हैं, जैसे कि आपके जो टॉपिक है क्या उन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाए, या फिर जो है पूरा अच्छी तरीके से थ्योरी के साथ में एक्सप्लेन कराया जाए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। इसकी भी क्लासेस मैं आप लोगों की जल्दी स्टार्ट करूँगी। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और इसका देखिए जो आपको पीडीएफ है, अगर पीडीएफ आपको चाहिए या फिर आपको सीटेट के नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री नोट्स है, ऐसा नहीं कि आपको पेमेंट वगैरह करने रहेंगे। फ्री नोट्स आपको मैं वहाँ पर दे दूँगी, जो आपकी 3rd to 5th के एनसीईआरटी के नोट्स होते हैं 6 to 8 की भी मैं सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगी। और पीडीएफ आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड करके अपना रिविजन कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।